हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज है नेक्स्ट पार्ट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। आइए देखते हैं। कहता है कि ज्वालामुखी एक दरार अथवा निकास होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिससे लावा ज्वालामुखी गैस, भाप और ताप खंडमय पदार्थ बाहर निकलते हैं। यानी कि ज्वालामुखी से लावा, ज्वालामुखी गैस, ताप, भाप और ताप दोनों निकलता है। आगे कहता है कि ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में कहता है कि जिसके मुख से हमेशा धूल निकलता हो या धुआं, गैस, वाष्प आदि। जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, गैस, वाष्प आदि पदार्थ बाहर निकलते हैं, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से देश में कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है। कहता है पहला कि किलाउ मौना लोआ जो हवाई द्वीप अमेरिका में है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में स्थित है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये सब जो है जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला है माउंट एरेबस, यह अंटार्कटिका में है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है बैरन द्वीप, जो एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो अंडमान में स्थित है। अगला है ओजस डेल सलाडो, अर्जेंटीना चिली सीमा पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है स्ट्रोम्बोली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा स्ट्रोम्बोली को। तो स्ट्रोम्बोली कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में, इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला है माउंट एटना सिसिली, जो इटली में स्थित है। पहला हो गया सक्रिय ज्वालामुखी। और दूसरा समझते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी के बारे में। सुषुप्त ज्वालामुखी कहता है कि वैसे ज्वालामुखी जो काफ़ी समय से शांत है, लेकिन उससे उद्गार होने की संभावना बनी रहती है। यानी कि जो शांत है और जिससे उद्गार होने की संभावना बनी रहती है, उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। आइए सुषुप्त ज्वालामुखी के कौन कौन से हैं जो जान लेते हैं। पहला कहता है विसुवियस ज्वालामुखी, जो इटली में है, वह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। अगला है फ्यूजियामा, जो जापान में स्थित एक ज्वालामुखी है, जो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। अगला है क्राकाटोआ इंडोनेशिया में स्थित है, जो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। अगला नारकोंडम, जो पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि भारत का नारकोंडम जो है द्वीप समूह, यानी कि नारकोंडम जो ज्वालामुखी है, वह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। अगला है तीसरा नंबर शांत ज्वालामुखी। पहला सक्रिय, दूसरा सुषुप्त और तीसरा हो गया शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी के बारे में कहता है कि जब इससे उद्गार होने की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाता है और उसके मुख जल आदि में भर जाता है, तब उसको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कहता है कि जब उससे उद्गार होने की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाता है, यानी कि अब उद्गार होने की संभावना ही नहीं बचा है, और उसके मुख जल आदि से भर जाता है, उसके जो मुख होते हैं वो जल और कोई पदार्थ से भर जाता है, तो उसको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। आइए जानते हैं शांत ज्वालामुखी कहाँ कहाँ स्थित है। कहता है पोपा जो म्यांमार में है, यह एक शांत ज्वालामुखी है। पोपा शांत ज्वालामुखी है। अगला है एकांक गुआ,
एकांक गुआ एक कैसा ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला है किलिमंजारो जो तंजानिया में स्थित है, यह एक शांत ज्वालामुखी है। अगला है कोह सुल्तान एवं देवदब। कोह सुल्तान एवं देवदब शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है जो ईरान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? यानी कि प्रार्थना समाज जब हुआ था उस समय किस चीज की मांग नहीं हुई थी? तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाता है स्त्री शिक्षा, दूसरा विधवा पुनर्विवाह विवाह, तीसरा है लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, और चौथा अस्पृश्यता की समाप्ति। तो इसमें स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और अस्पृश्यता की समाप्ति के बारे में प्रार्थना समाज में मांग किया गया था, लेकिन ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करने के लिए मांग नहीं हुआ था। आइए जानते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। कहता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था। 1867 में आत्मा राम पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा बम्बई में, जो फिलहाल मुंबई है, बम्बई से मुंबई नाम 1995 में पड़ा है, याद रखिएगा। तो बम्बई में किया गया था, तो पहले तो बम्बई था, 1995 में बम्बई से मुंबई नाम पड़ा है। अगला पॉइंट कहता है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। यानी कि केशव चंद्र की प्रेरणा से महादेव गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। मतलब केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना 1869 में हुआ था। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना 1869 में हुआ था, जिसमें महादेव गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे। अगला कहता है कि इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने के लिए कार्य महादेव गोविंद रनाडे को जाता है। यानी कि जो इस समाज था प्रार्थना समाज, इसको प्रसिद्धि कौन दिलाए थे? तो महादेव गोविंद रनाडे दिलाए थे। अगला कहता है कि प्रार्थना समाज में एकेश्वरवाद पर जोर एवं हिंदू समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई। एक ईश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर को माना गया था। अगला कहता है, अगला पॉइंट कि इन्होंने बाल विवाह, यानी कि किसने? महादेव गोविंद रनाडे ने बाल विवाह, प्रदा प्रथा एवं बहु विवाह एवं जाति प्रथा का विरोध किया था तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। अगला पॉइंट कहता है महादेव गोविंद रनाडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 ईस्वी में पुणे में एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो महादेव गोविंद रनाडे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने किया थे। क्वेश्चन यहाँ से इनके बारे में पूछता कि महादेव गोविंद रनाडे किनके गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रनाडे थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे? तो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडे, यानी कि महादेव गोविंद रनाडे। आइए आगे पढ़ते हैं। अगला है 52 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण यानी कि शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? यानी कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण जो है वो कौन से बंदरगाह पर पहुंचा है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, पारादीप बंदरगाह पर। आइए इसके बारे में जानते हैं। कहता है कि अमेरिका से आया एक बहुत बड़ा कच्चा तेल मालवाहक पोत ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर स्थित है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। आगे कहता है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पहला पोत लाया था
दूसरा पोत गुजरात के वेडिनार पोत पर कच्चा तेल लेकर आया था। आगे कहता है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। कच्चा तेल में सबसे बड़ा यानी कि तेल का आयातक में भारत का स्थान केमा है, तो तीसरा है। तो इससे आगे पहला नंबर पर कौन है, तो पहला नंबर अमेरिका सबसे बड़ा है तथा दूसरा नंबर पर चीन है। पहला अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा अपना भारत, इंडिया। याद रखिएगा। आगे कहता है कि समुद्री जल मार्गों की दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी कहता है कि देश में बड़े तथा 139 छोटे बंदरगाह हैं, यानी कि 13 गो बड़ा बंदरगाह है देश में और 139 गो छोटे बंदरगाह हैं देश में। आगे कहता है कि कांडला, जिसका वर्तमान में नाम दीनदयाल पड़ गया है, तो कहता है कांडला बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछता है कि कांडला बंदरगाह एक कैसा बंदरगाह है, तो एक ज्वारीय बंदरगाह है जो गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है। यहाँ पर सरकार ने मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन कहता है 53 नंबर, रामनाथ कोविंद के बारे में कि रामनाथ कोविंद भारत के कितने राष्ट्रपति बने थे, तो ये 14वें थे। आइए जानते हैं। कहते हैं कि रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 यानी कि अभी तक नहीं, जो जिस समय बुक बना था उस समय के बारे में है। कहता है कि भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे, 14वें है रामनाथ कोविंद, तो 13वें थे प्रणब मुखर्जी जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा था। आगे कहता है कि भारत के अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं 15वें नंबर का श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनी है। इन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण किए थे। अब क्वेश्चन पूछता है कि द्रौपदी मुर्मू, क्वेश्चन इनसे पूछेगा कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो हो जाएगी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू किनको हराकर राष्ट्रपति के पद पर आई है, तो द्रौपदी मुर्मू जसवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू बनी है। आगे कहता है कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हुई जो संथाल जनजाति से आती है। क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है, तो हो जाएगी द्रौपदी मुर्मू जो एक संथाल जाति से आती है। तो संथाल जाति कहाँ में है, झारखंड में, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कहता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा था। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है जो किनको हराकर बना है, मार्गरेट अल्वा को हराकर, मार्गरेट अल्वा। आगे कहता है 54 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमिलित करें तथा सही उत्तर इसमें चुने। कह लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। अगला है रोपर कहाँ स्थित है, तो रोपर पंजाब में स्थित है। तीसरा नंबर राखी गढ़ी कहाँ स्थित है, तो राखी गढ़ी हरियाणा में, जो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है वो राखी गढ़ी में ही है, याद रखिएगा। अगला कहता है कालीबंगा राजस्थान, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए इसके बारे में जानते हैं।
जो सिंधु स्थल एवं उनके खोज हुआ था। इसमें कहता है कि लोथल जो है भोगवा नदी पर स्थित है, जो गुजरात में एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर है। क्वेश्चन पूछता है कि लोथल कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो गुजरात में स्थित है, जो एक हड़प्पकालीन बंदरगाह था। आगे कहता है कि इसे हड़प्पकालीन व्यापारिक राजधानी कहा जाता था। क्वेश्चन पूछेगा कि किसे हड़प्पकालीन व्यापारिक राजधानी किसे कहा जाता था, तो उसे रोपर को कहा जाता था। अगला कहता है कि रोपर जो पंजाब में है। रोपर कहाँ स्थित है? पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। एक हड़प्पकालीन स्थल है जिसके उत्खननकर्ता जगदत्त शर्मा थे। जगदत्त शर्मा। अगला कहता है राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? तो राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे स्थित एक हड़प्पकालीन स्थल है। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी, जो हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पर। अगला है कालीबंगा के बारे में जानते हैं। कालीबंगा राजस्थान में है और ये भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है, एक हड़प्पकालीन स्थल है। इसमें से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन पूछता है कि खेत में जूते हुए साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। अगला प्रश्न है 55 क्वेश्चन। भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आइए जानते हैं। पहला इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए बी सी, यानी कि तीनों है। तो आइए पहला पढ़ते हैं। कहता है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बात सही है। अगला दूसरा पॉइंट, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। तीसरा पॉइंट कहता है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। आगे आइए इनके बारे में जानते हैं। कहता है कि उद्देशिका में उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है वह हमारे संविधान के आधार स्तंभ है। आगे कहता है कि उद्देशिका, इसी को प्रस्तावना या प्रेम्बल भी इंग्लिश में बोला जाता है। उद्देशिका में जनता की भावनाएं तथा आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप में संविष्ट हैं। संविदिष्टा ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा के समान माना है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रेम्बल उसी को। अगला पॉइंट कहता है इसके बारे में जान लेते हैं। संविधान के प्राधिकार के मूल स्रोत भारत के लोगों में निहित है। अगला, भारतीय राज्य को कल्याणकारी प्रकृति के माध्यम से नागरिकों को राजनीतिक न्याय के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। अगला, यदि प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट न किया जाए तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। आगे कहता है अगला पॉइंट कि संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 थी। संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। अगला पॉइंट कहता है कि इसमें यानी कि किसमें प्रस्तावना में उद्देश्य वर्णित है जिन्हें संविधान स्थापित करने और आगे बढ़ाना चाहता है। क्वेश्चन अगला पॉइंट कहता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन पूछता है कि 3 शब्द कब जोड़े गए थे, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। पहले जान लीजिए पेटेंट के बारे में। पेटेंट 20 बरस का होता है। किसी भी चीज़ का अगर पेटेंट मिल जाता है तो वह 20 बरस का होता है। इसमें पहला पॉइंट कहता है कि पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करने के लिए
प्रदान करता है, ये बात सही है। इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है। अगला पॉइंट, पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही बात है। अगला पॉइंट देख लेते हैं पेटेंट के बारे में। अगला कह रहा है वह अनंत समय के लिए किया जाता, नहीं, वह अनंत समय के लिए नहीं किया जाता, वह पेटेंट 20 बरस के लिए मिलता है। पेटेंट कितने बरस के लिए है, तो 20 बरस के लिए। अगला देखिए कह रहा है डी नंबर में कि पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है, बात सही है। आगे इसमें कहता है कि पेटेंट की अवधि 20 साल तक के लिए होती है, अनंत समय के लिए नहीं, इसीलिए कथन सी सही है। आगे कहता है कि भारतीय पेटेंट कार्यालय को पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रक जनरल के कार्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेशानुसार काम करता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि पेटेंट का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है, और यह किसके आदेशानुसार काम करता, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेशानुसार यह काम करता है। आगे कहता है कि पेटेंट एक अधिकार है, यह किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा, तकनीकी, प्रक्रिया, उत्पाद एवं डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई उनकी नकल नहीं तैयार कर सके। अगला है प्रत्येक देश में पेटेंट के लिए अलग से आवेदन देना होता है। अगला है भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 में बना था और इसे 1972 में लागू किया गया। तो पेटेंट कितने वर्ष का होता है, तो पेटेंट होता है 20 वर्ष का, और जिस चीज़ पर जीआई टैग मिलता है वो होता है कितने वर्ष का, 10 वर्ष का। आगे कहता है अगला क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में 57 नंबर प्रश्न कहता है ब्रह्मपुत्रा नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ब्रह्मपुत्रा नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है कौन कौन से देश से? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन, भारत और बांग्लादेश से। आइए इसके बारे में जानते हैं। कहता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी का अपवाह तंत्र 3 देश हैं। पहला तिब्बत या चीन, भारत, बांग्लादेश में विस्तृत है। यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी 3 गो देश में अपवाह करती है। कहता है कि इसके दाईं ओर की सहायक नदियाँ, यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी के दाईं ओर की सहायक नदी हैं सुबनसिरी, संकोश, मानस, तिस्ता, पुथिमारी, भरेली आदि। अगला कहता है कि इसकी बाईं ओर की सहायक नदी कौन कौन सी है? लोहित, दिबांग, सिकांग, बढ़ी, बूढ़ी दीन, धनसिरी एवं बड़ाक। अगला कहता है लोहित एवं दिहांग नदियों के संगम पर बना भारत की सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली जो असम में है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है, तो मांजुली है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर स्थित है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे छोटी नदी द्वीप या भारत का विश्व के बारे में ही मांजुली को पूछता है। भारत की सबसे छोटी नदी द्वीप तो है उमानंदा जो भारत की सबसे छोटी नदी द्वीप है, जो ये भी असम में ही स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। आगे कहता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं जिसका अर्थ शोधक होता है। नामचा बड़वा पर्वत के निकट यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसे दिबांग के नाम से जानी जाती है। यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग कहा जाता है। इसके बाद जब यह असम घाटी में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहलाती है, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो जिसका अर्थ शोधक होता है, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और असम में ब्रह्मपुत्रा ही कहा जाता है, लेकिन बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना कहा जाता है। अगला 58 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश
भारत की सीमा से नहीं लगता है। इसका सही जवाब होगा ताइवान, क्योंकि चीन, बर्मा और भूटान भारत की सीमा से साझा करता है। आइए जानते हैं ताइवान के बारे में। कहता है ताइवान भारत की सीमा से नहीं लगता है। ताइवान पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है और इसके आसपास के कई द्वीपों को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग बना है, जिसका मुख्यालय ताइवान द्वीप है। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था, याद रखिएगा। कहता है चीन से लगने वाले भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो चीन से कौन कौन से लगते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि। अब आगे कहता है कि म्यांमार से लगने वाले भारत के राज्य। म्यांमार से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। इसका ट्रिक है मम्मी आना, मम्मी आना। इसमें म से हो जाएगा मणिपुर, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, आना, आ से अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड। मम्मी आना म्यांमार से लगने वाले भारत के राज्य हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।